हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाईपास सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद सर्जरी का जो रिस्क है या पेशेंट को प्रॉब्लम्स होने का जो चांसेस है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं सर्जरी के दौरान मृत्यु दर या प्रॉब्लम्स होने का चांस कितना होगा। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करी थी, आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। पेशेंट का ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है, वो मोटा है, पतला है, डाइट कैसी है, बैलेंस डाइट लेता है, अनबैलेंस डाइट लेता है, व्यसन कितने हैं, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल करता है, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि पेशेंट का मृत्यु दर कैसा होगा। जिनकी जितनी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल है उनको मृत्यु दर कम होगा, जिनकी लाइफस्टाइल खराब है उनका मृत्यु दर ज़्यादा होगा। मेडिसिन पेशेंट्स को क्या चल रही है, पेशेंट को अगर प्रॉपर हार्ट फेलियर की मेडिसिन चल रही है या नहीं, ये सारी चीज़ों का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार मेडिसिन का सर्जन प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं। एंजियोप्लास्टिक के बाद या बाईपास के बाद कई बार लोग भूल जाते हैं कि बाकी सारी चीज़ों में कौन कौन सी मेडिसिन से पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर कई बार डॉक्टर्स फोकस नहीं करते, पेशेंट भी कई बार मेडिसिन बंद कर देते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद और सर्जरी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर वाली चीज़ें इफेक्ट होंगी। इसके अलावा सर्जरी से पहले अगर पेशेंट की बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद पेशेंट को कोई इन्फेक्शन लग जाए तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है मृत्यु दर। इन्फेक्शन अगर हो गया और खासकर बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो गया तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा सर्जरी में अगर कोई मल्टीपल प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस कर रहे हो, यानी बाईपास के अलावा आपको वाल्व भी चेंज करना है तो रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा सर्जरी में आपको वाल्व के अलावा कोई और कोऑक्टेशन या कोई और चीज़ को भी एड्रेस करना है, कोई और पार्ट को भी रिपेयर करना है, हार्ट का कोई एन्यूरिज्म है उसको रिसेक्शन करना है, हार्ट का कोई और होल है उसको क्लोज करना है, तो ये सारी चीज़ें भी सर्जिकल रिस्क को कई गुना बढ़ा देंगी। सिंपल बाईपास सर्जरी के कंपैरिजन में बाईपास प्लस कोई और प्रॉब्लम हो तो रिस्क ऑलमोस्ट 2-3 गुना बढ़ जाएगा। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उतना ज़्यादा रिस्क, क्योंकि ऑब्वियसली सर्जन का टाइम भी बढ़ जाएगा, सर्जन के लिए रिस्क भी बढ़ जाएगा और ओवरऑल मल्टीपल प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट की ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हालत उतनी अच्छी नहीं होगी। तो वैसे पेशेंट में आप मान के चलिए कि मृत्यु दर सर्जरी के दौरान ज़्यादा होगा। इसके अलावा पेशेंट की मेंटल हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ अगर ख़राब है तो फिर पेशेंट डिप्रेशन वगैरह में जाएगा, डाइट वगैरह का प्रॉपर ध्यान नहीं रखेगा, दवाइयाँ प्रॉपर नहीं लेगा, ओवरऑल उसको गड़बड़ होने का चांस कई गुना ज़्यादा होगा। तो मेंटल हेल्थ पेशेंट की कैसी है वो भी डिसाइड करती है कि पेशेंट का ओवरऑल फिटनेस कैसा रहेगा और सर्जरी का आउटकम कैसा रहेगा। एनेस्थीसिया पर भी डिपेंड करता है। कई बार पेशेंट का कोई एनेस्थीसिया के प्रति इंटॉलरेंस है या जब बेहोश करने की जो दवा दी जाती है ऑपरेशन के दौरान उससे रिएक्शन हो जाता है पेशेंट को, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है जिसमें ऑपरेशन के दौरान पेशेंट की कंडीशन बिगड़ सकती है। तो एनेस्थीसिया के प्रति कैसा टॉलरेंस है और एनेस्थीसिया के लिए कैसी फिटनेस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को कोई क्लॉटिंग या ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जिन लोगों को अगर ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है तो उनको क्लॉट ज़्यादा बनेंगे, जिनको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है तो उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। तो ये भी दवाइयों के लिए एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है। जिनको क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स है, सर्जरी के दौरान क्लॉट हो गया तो पेशेंट ऑन टेबल मर जाएगा। अगर ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई तो भी पेशेंट की जान जा सकती है। तो इस तरह की कोई एडिशनल बीमारी जो ब्लड संबंधित है वो पेशेंट की मृत्यु दर को कई गुना बढ़ा देती है। इसके अलावा पेशेंट को कोई पर्टिकुलर चीज़ से अगर एलर्जी या सेंसिटिविटी है, कोई पर्टिकुलर दवा से रिएक्शन वगैरह होता है तो सडनली कंडीशन बिगड़ने का चांस है। ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे केमिकल्स, दवाएं, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। किसी भी चीज़ से अगर पेशेंट को एलर्जी हुआ तो सडनली कंडीशन बिगड़ सकती है। कई बार इन तरह की एलर्जीज के बारे में आपको पता नहीं होता, पहले से ऑन टेबल सडनली पता चलता है। हालांकि वो ना हो इसके लिए पेशेंट को स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने के इंजेक्शंस दिए जाते हैं रूटीनली सब पेशेंट्स को, लेकिन फिर भी ये एक थोड़ा रिस्क फैक्टर बन सकता है। ऑपरेशन के बाद भी ये रिस्क फैक्टर बन सकता है। इसके अलावा पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स कितना है, वजन बहुत कम है या वजन बहुत ज़्यादा है, ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। जो लोग बहुत मोटे हैं उनको रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, जो लोग दुबले पतले हैं उनको कंपेरेटिवली रिस्क कम होगा। इसके अलावा लोगों का लंग फंक्शन या बाकी ऑर्गन का फंक्शन कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑपरेशन के दौरान जब पेशेंट वेंटिलेटर पर लिया जाता है, अगर पहले से पेशेंट का लंग खराब है तो वो पेशेंट का सर्जरी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, मृत्यु दर कई गुना ज़्यादा होगा। वैसे ही अगर पेशेंट का लिवर, किडनी और ब्रेन का कोई पहले से बीमारी है तो वो भी मृत्यु दर को कई गुना बढ़ा देगी। पेशेंट को अगर कोई कैंसर या इस तरह की बीमारियाँ हैं तो कई बार तो ऑपरेशन करते ही नहीं, क्योंकि वैसे पेशेंट में सर्जरी के बाद भी आउटकम अच्छा नहीं आने वाला। तो कितनी पेशेंट को बीमारियाँ हैं साथ में
लिवर, किडनी, ब्रेन की या कोई और सिस्टम की बीमारियां हैं या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि मृत्यु दर बढ़ेगा या नहीं। इसके अलावा पेशेंट का ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, पेशेंट का खाना पीना कैसा है, बॉडी में कोई विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी वगैरह तो नहीं है, ये भी कई बार एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है। पेशेंट जो मल्टीपल बीमारियां या डिफिशियंसी से ग्रस्त है उसको प्रॉब्लम होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन वो व्यक्ति जिसकी हेल्थ अच्छी है, बॉडी सारा तंदुरुस्त है, सारा अच्छा डाइट वाइट लेता है, विटामिन मिनरल सब अच्छे हैं बॉडी में, कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो वैसे चीज़ों में प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा कम होता है। इसके अलावा पेशेंट अगर कोई व्यसन करता है, चाहे अल्कोहल लेता है, स्मोकिंग करता है, कोई सब्सटेंस अब्यूज करता है, कोई एम्फेटामिन्स वगैरह लेता है, तो डेफिनेटली उनको रिस्क ज़्यादा होगा, क्लॉटिंग वगैरह का चांस भी ज़्यादा होगा, मृत्यु दर भी कई गुना ज़्यादा होगा। इसके अलावा पेशेंट को कोई इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है, यानी शरीर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कोई भी आयंस की कमी या ज़्यादा है, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है जिसमें पेशेंट की मिनटों में भी जान जा सकती है। तो वो सारी चीज़ें हालांकि ऑपरेशन से पहले चेक होती हैं, लेकिन अगर इम्बैलेंस है और बार बार इम्बैलेंस हो रहा है तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, खासकर उन पेशेंट में जिनको लिवर किडनी का प्रॉब्लम है, खासकर किडनी का, इस तरह के इम्बैलेंसेस होने का चांस बढ़ जाता है और रिस्क भी उसके हिसाब से कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा पेशेंट मेडिसिन बराबर लेता है या नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई पेशेंट्स मेडिसिन कुछ दिनों के बाद बंद कर देते हैं किसी भी कारणवश, चाहे कॉस्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे उनकी कंप्लायंस का प्रॉब्लम हो या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, अगर पेशेंट दवाइयाँ बंद कर देता है तो उसको रिस्क बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जैसे आर्थराइटिस है, लूपस है, इस तरह की बीमारियां जो बॉडी में सूजन क्रिएट करती है, ये भी रिस्क को बढ़ा देती है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में कई बार बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, क्लॉट होने का चांस ज़्यादा होता है, अलग अलग तरह की एक्स्ट्रा दवाइयाँ देनी पड़ती है जो कि रिस्क को बढ़ा देती है। कोई पेशेंट अगर ऑलरेडी इम्यूनिटी कम करने वाले स्टेरॉइड्स पर है या इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन पे है तो उसमें भी रिस्क कई गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन जो है कई बार बहुत सेफ नहीं रहती है और वैसे पेशेंट्स में रिएक्शंस होने का या प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होता है। तो अगर कोई पेशेंट इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन पे है तो वैसे पेशेंट को थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा। फैमिली का सोशल सपोर्ट भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जो पेशेंट्स की फैमिली उनका पूरा ध्यान रखती है, खाने पीने से लेकर सब चीज़ का ध्यान रखती है, उनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छे आएंगे। और एक पेशेंट है जिसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, उसको अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है, वो सब कुछ खुद ही केयर करता है, तो उसके लिए रिस्क कंपेरेटिवली कई गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर गलती कर जाता है या कहीं कारण से बेड रिडन हो जाता है तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा। और वैसा पेशेंट डिप्रेशन या एंग्जाइटी में भी बहुत जल्दी चला जाएगा जिसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो फैमिली का सोशल सपोर्ट कैसा है, फैमिली आपकी कितनी कोऑपरेटिव है, आपका कितना ध्यान रखती है, ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि मृत्यु दर कैसा होगा। इसके अलावा पोस्ट सर्जिकल केयर प्लान भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, सर्जन से आप सर्जरी तो करा लेते हो, लेकिन उसके बाद पेशेंट का क्या कंडीशन है, कैसा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देते। पेशेंट खुद भी डॉक्टर के पास नहीं आता और पेशेंट के डॉक्टर्स भी कई बार इस बात का ध्यान नहीं रखते। सर्जन को भी ऐसा लगता है कि हमने सर्जरी कर दी, बस काम खत्म हो गया। वैसा नहीं होता है। अगर आप सब चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखेंगे और हर एक चीज़ पर प्रॉपर फोकस करेंगे, चाहे वो रिस्क फैक्टर कंट्रोल है, चाहे वो हार्ट फेलियर मैनेजमेंट है, चाहे वो पेशेंट का ओवरऑल लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट है, सब चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान रखेंगे तो पेशेंट का ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस या कंडीशन बेटर होगा। जहाँ ज़्यादा लापरवाही होगी और प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा, वहाँ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। इसके अलावा पेशेंट को इमरजेंसी के लिए भी प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत है। पोस्ट बाईपास पेशेंट में अलग अलग तरह की कैसी इमरजेंसीज हो सकती हैं और वो इमरजेंसी को कैसे मैनेज किया जाए, वो भी आपको जानना और समझना ज़रूरी है। अगर पेशेंट को ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से एजुकेट किया गया हो तो वो पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा और ख़ुद को अच्छी तरह से मैनेज करेगा। लेकिन अगर उसको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया गया है तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और वो इमरजेंसी में घबरा जाएगा, पैनिक कर जाएगा और कंडीशन बिगड़ जाएगी। इसके अलावा बीमारी के लिए टोटल एजुकेशन भी ज़रूरी है। जो लोग अच्छी तरह से एजुकेटेड पेशेंट्स होते हैं उनको कंपैरेटिवली प्रॉब्लम्स कम आती है। जो अनएजुकेटेड पेशेंट्स होते हैं, जिनको बीमारी के बारे में भी नहीं पता होता, बीमारी का मैनेजमेंट, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में भी नहीं पता होता, ज़्यादा चांसेस है कि वो लापरवाही करेंगे और बाद में परेशान होंगे। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो ऑपरेशन के रिस्क को डिसाइड करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको काफ़ी बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।